नमस्कार, मैं हूं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसान के नाम पर सिर्फ लिए वोट, नहीं उठाई उनके लिए आवाज। विजन हनुमानगढ़ को लेकर भाजपा नेता देवेंद्र पारिक का मीडिया कर्मियों से गेट टुगेदर। राज्यसभा सांसद बोले, प्रदेश की सत्ता में चल रहा किस्सा कुर्सी का। केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की दी जानकारी। पैदल मार्च निकाल 6 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे खेत मजदूर। अखिल भारतीय खेत किसान मजदूर यूनियन की जिला कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय। हत्या प्रयास के आरोप में 3 नामजद। संदिग्ध हालातों में युवक को जिंदा जलाने का है मामला। तेज आंधी के साथ बारिश, भीषण गर्मी से राहत। दोपहर बाद मौसम ने खाया पलटा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक का कहना है कि भारतमाला सड़क में जिन किसानों की जमीनें आई, वे किसान आज बिना खेत घर के हो गए हैं। किसानों की जमीनें तो सड़क खा गई और पैसे कर्मचारी। वर्तमान में एग्रो फूड पार्क अधरझूल में है। स्पिनिंग मिल शुरू करने की घोषणा कर सरकार ने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन उस पर भी अभी तक 1 रुपया नहीं लगा है। जंक्शन के ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ट्रांसपोर्ट नगर को सिर्फ बसाने की बातें हो रही हैं। जिला अस्पताल पर प्रस्तावित 8 से 10 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी नहीं लगा। ये वादा खिलाफी सरकार को महंगी पड़ेगी। यह बात उन्होंने शनिवार को मीडिया कर्मियों से अपने विजन हनुमानगढ़ को लेकर किए गए गेट टुगेदर कार्यक्रम के दौरान कही। पारिक ने क्षेत्र में बढ़ती नशा प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में धंसती जा रही है। नशे का बढ़ता कारोबार यहाँ की पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। हनुमानगढ़ जैसे शांतिप्रिय जिले में व्यापारियों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को गैंगस्टरों की ओर से धमकी देकर उनसे फिरौती मांगी जा रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति और नहीं हो सकती। पारिक ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने O2 में बांध बना लिया। इस कारण मानसून के मौसम में हनुमानगढ़ की घग्गर नदी में आने वाला पानी बंद हो गया। इसमें स्थानीय नेताओं की कमी है। उन्होंने किसानों के लिए आवाज नहीं उठाई, सिर्फ किसान के नाम पर वोट लिए, उनके लिए काम नहीं किया। घरेलू कनेक्शन के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। विद्युत विभाग के पास एक ही जवाब है कि मीटर नहीं है। पारिक ने कहा कि शहर को मिनी चंडीगढ़ बनाने की बात करने वालों से वे पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से प्राप्त करोड़ों रुपए जमीन में दबा दिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सीवरेज पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन आज तक ये सुविधा शुरू नहीं हुई। इसके लिए जिम्मेदार तकनीकी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। पारिक ने कहा कि नगर परिषद की सबसे बड़ी पूंजी जमीन है। उन्हीं बेशकीमती जमीन की आनन फानन में नीलामी की जा रही है। इससे कल को कुछ नहीं बचेगा। अगर स्थानीय विधायक चाहते तो वे सरकार से पैसा लेकर आते, उस पैसे को विकास कार्यों में लगाया जाता, न कि जमीनें बेचकर। विधायक और नगर परिषद सभापति ने सिर्फ इंटरलॉकिंग करवाकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। पारिक ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ महंगाई राहत कैंप की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े बोर्ड लगवा दावे कर दिए, लेकिन उनका मानना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अपनी पार्टी के बीच चल रही नूरा कुश्ती को डैमेज कंट्रोल करने, अपनी पब्लिसिटी करने और हाई कमान के आगे नंबर बनाने का काम हो रहा है। स्थानीय विधायक का तो कहना है कि कोई काम ही बाकी नहीं है। इसका जवाब जिम्मेदार जनता को आगामी विधानसभा चुनाव में देना चाहिए। इसको लेकर वे जनता के बीच जाएंगे, उनमें अलग जगाएंगे और जन जागृति करेंगे। हनुमानगढ़ के लिए विजन होना चाहिए। उसके अंदर चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पत्रकार साथी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे शहर के कोई भी वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, हम सब की भूमिका इस क्षेत्र को, इस शहर को आगे बढ़ाने की है। लेकर हमने तय किया कि आप लोगों से इस संबंध में इन सारे विषयों के बारे में बात की जानी चाहिए। तो मैं कुछ विषय, कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि विचारणीय है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि गत जब हमारी सरकार थी, आइए सबके साथ, पेयजल योजना हमारी सरकार के दौरान शुरू हुई थी। आज पूरा हनुमानगढ़ ये इरिगेशन का पानी का नहरी क्षेत्र होने के बावजूद पीने के पानी के लिए तरस रहा है। फ्लोराइड का पानी पी रहा है। लोगों में पेट के घुटनों के ऐसे रोग छोटे छोटे बच्चों में आ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात कोई हो नहीं सकती। तो 281 करोड़ की जो महत्वाकांक्षी पेयजल योजना थी, उनको इन लोगों ने स्थगित कर दिया, इस पे ध्यान नहीं दिया, वो निष्फल हो गई। दूसरा विषय आप देख रहे हैं, हमारी सरकार के दौरान जो सतीपुरा का जो रेलवे ओवरब्रिज जो बन रहा है,
आज कितने सालों से एक वो बिल्कुल चिंती की चाल चल रहा है। किस प्रकार का काम वहां पर किस्तों के अंदर हो रहा है और आम जनता जो परेशान हो रही है वो सब आपके सामने है। इसी प्रकार से गंगानगर का जो अंडरपास का जो मुद्दा था, आप देखिए कि किस प्रकार से नेताओं में इनॉग्रेशन करने की उसको शुरू करने के लिए उद्घाटन करने की प्रतिस्पर्धा यहाँ पे नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के बीच में चल रही है और कितनी जनता को परेशानी हुई इस बात का बड़ा दुख है। साथ ही साथ टाउन के अंदर एकमात्र रोड जो जंक्शन से टाउन में आती है, इस रोड को अगर बंद कर दिया जाए तो आने जाने का बिल्कुल आवागमन ही बंद हो जाता है। तो आज तक हनुमानगढ़ टाउन से लेकर जंक्शन तक एक रिंग रोड, एक बाईपास की महती आवश्यकता हमारे हनुमानगढ़ टाउन के क्षेत्र को है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ की जो लीडरशिप, जो नेताओं की कमी सबसे बड़ी रही, हमारा पानी का एरिया होने के बावजूद, खेती किसानी का एरिया होने के बावजूद हरियाणा की सरकार ने ओटू में वहां पर बहुत बड़ा बांध उन्होंने बना लिया और बांध बनाने के बाद आज हम पानी के लिए घग्गर में, जब हमारे मानसून के मौसम में घग्गर में जो पानी आता था, आज वो पानी नहीं आता। इसमें हमारे यहाँ के नेताओं की जो है उनकी कमी है कि उन्होंने इसके लिए किसानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, सिर्फ किसान के नाम पे वोट लिए लेकिन किसान के लिए काम नहीं किया। स्थानीय स्तर पे मैं बात करूं, उन्होंने एग्रो फूड पार्क की बात करी थी, वो विषय आज तक जुर्म में है। थोक सब्जी मंडी के अंदर जहां तक बात है, जो अपनी होलसेल की सब्जी मंडी थी, कोई व्यवस्था नहीं। आज ही जनता में, आम जनता में, व्यापारियों में वैसे ही परेशानी का विषय चल रहा है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर की बात की, ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापारियों के लिए कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं करी। उस ट्रांसपोर्ट नगर को कब से बसाने की सिर्फ बातें हो रही है, वायदे हो रहे हैं, आज तक कुछ नहीं किया। मिनी चंडीगढ़ बनाने की बात करने वाले जिनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के माध्यम से या पूर्व जो भी सरकारें रही, करोड़ों रुपए आपने जमीन में दबा दिए, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूं जो टेक्निकल अधिकारी है, चाहे वो नगर परिषद के हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सीवरेज के करोड़ों रुपए आपने, जब मैं गत बोर्ड में पार्षद था उस दौरान भी 57 करोड़ रुपए का सीवरेज का काम हुआ था, उसके बाद में भी काम हुआ, लेकिन आज तक सीवरेज चालू नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा विषय है। इसके साथ साथ एक ही काम नगर परिषद में हो रहा है, यहाँ की बेशकीमती जमीनों को, हमारी नगर परिषद की सबसे बड़ी पूंजी जो है वो जमीन है, और आनंद फानंद में अगर जमीनों की नीलामी होगी तो कल को हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर यहाँ के विधायक जी चाहते तो वो पैसा लेके आते ना सरकार से, यहाँ के जो सभापति जी वो पैसा लेके आते सरकार से, वो पैसा विकास के अंदर लगाते। आज वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इंटरलॉकिंग लगा के और सिर्फ अपने बड़े चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम वर्तमान विधायक ने और यहाँ के सभापति ने किया है। इसी के साथ साथ राजकीय चिकित्सालय का विषय आप सबके सामने, जो एक इतना बड़ा इमोशनल इशू बन गया था, पहली बार एक जन आंदोलन बना था, क्योंकि ये राजकीय चिकित्सालय इतने लोगों ने बड़ी भावना के साथ बनाया था। मजदूरों ने उस दौरान मजदूरी नहीं दी थी और 4 महीने तक आंदोलन चला। सरकार ने समझौता किया, जिला कलेक्टर उस समझौते में सम्मिलित रहे, विधायक उस समझौते में सम्मिलित रहे। उन्होंने कहा था इस हॉस्पिटल को, राजकीय चिकित्सालय को अटैच रखेंगे, आधी फैकल्टी यहाँ पर रखेंगे और कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाने प्रस्तावित थे, लेकिन आज तक एक पैसा यहाँ राजकीय चिकित्सालय में नहीं दिया। ये वादा खिलाफी इनको बहुत महंगी पड़ेगी। इसके साथ साथ कोला दारोडी के आंदोलन को किस प्रकार से इन्होंने दबाया, छोटा नौजवान और युवा किस प्रकार से नशे के गर्त में जा रहा है, यहाँ की पुलिस व्यवस्था पर सवालिया। पहली बार हनुमानगढ़ के अंदर आज तक शांति प्रिय क्षेत्र था, पहली बार व्यापारियों को, पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को गैंगस्टरों द्वारा धमकी दी गई। भाजपा की तरफ से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट पर दावेदारी जता रहे देवेंद्र पारिक ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार गई है तब से लेकर अब तक कई आंदोलन में शामिल हुए। शहर में जिला अस्पताल के मुद्दों को लेकर 4 माह तक आंदोलन चलाया। नगर परिषद या सरकार ने कहीं भी नाजायज अतिक्रमण तोड़ नागरिकों को परेशान किया, उसके खिलाफ भी आंदोलन किया। भाजपा की ओर से निकाली गई जन आक्रोश यात्राओं में पार्टी ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। पारिक ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उनका टिकट मांगना हक भी है।
चुनाव एक प्रक्रिया है। कोई भी कार्यकर्ता जब राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो उसकी भी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन पार्टी जो भी निर्देश देगी और जनता तय करेगी उसके अनुसार चलेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें 100% उम्मीद है कि इस बार पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। जहाँ तक, क्योंकि ये मेरा निजी व्यक्तिगत कार्यक्रम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते टिकट की मांग करना मेरा हक भी है और पार्टी में भी हमें यही सिखाया जाता है। तो कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी की टिकट की मांग पिछली बार भी करी थी, इस बार भी कर रहा हूँ। पार्टी अगर टिकट देगी तो निश्चित रूप से जो पार्टी निर्देश देगी उसका निर्वहन करने का, उसमें खराब करने का प्रयास करूंगा। और जहां तक आप कह रहे हो चुनावी सक्रियता की बात, हमने शुरू से लेकर जिस दिन हमारी सरकार गई तब से लेकर लगातार हम 5 साल, चाहे आपको याद होगा राकेश जी, पानी इंदिरा गांधी आईजीएमपी नहर में आ रहा था, उसका सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों ने चलाया था। इसके लिए चाहे किसानों के, चाहे ओलावृष्टि हुई हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, उसके लिए हमने प्रयास किया। और शहर के अंदर हॉस्पिटल का मुद्दा हमने 4 महीने तक आंदोलन चलाया। कहीं भी नाजायज, जहां नगर परिषद ने या सरकार ने अतिक्रमण तोड़ने का, आम जनता को परेशान करने का अगर कहीं काम किया तो उसके लिए हमने आंदोलन चलाया। कहीं कानून व्यवस्था की बात आई तो हमने आंदोलन चलाया। और लगातार हमारी पार्टी की तरफ से जो जन आक्रोश यात्राएं निकली तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में, और हम सब ने मिलकर, कार्यकर्ताओं ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमने काम करने का जो किया है। चुनाव जो है वो एक प्रक्रिया है, वो एक माध्यम है। उसके लिए निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता जब राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो उसकी एक महत्वाकांक्षा भी होती है। तो निश्चित रूप से हम उसके लिए भी प्रयासरत है। लेकिन पार्टी जो निर्देश देगी, जनता जो तय करेगी, मैं कहता हूँ जनता जनार्दन है, जनता ही माई बाप है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जो जनता तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो बात ही नहीं करी निर्दलीय की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पार्टी 100% मेरे को मौका दे सकती है। पूर्व पार्षद प्रेम बंसल ने कहा कि हमारे नेता फौरी समस्या की तरफ तो ध्यान देते हैं, लेकिन वह मूलभूत समस्याएं जिनके कारण विकास रुका हुआ है उस पर ध्यान नहीं देते। पिछले करीब 20 सालों से सीवरेज का कार्य लटका हुआ है। हनुमानगढ़ टाउन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की योजना सिरे नहीं चढ़ी। क्षेत्र के नागरिक शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। कॉलेज तो खोल दिए गए लेकिन स्टाफ नहीं है। इन मूलभूत समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। बात तो बताई गई, एक विश्लेषण निकल के आता है कि हमारे जो नेतागण हैं फौरी समस्याओं की तरफ तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर सारा विकास, अगली पीढ़ी रुकी हुई है, सारी काम रुका हुआ, उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे माना अभी सीवरेज की बात की तो मेरे ख्याल 20 सालों से लटका हुआ सीवरेज, ये समस्या हल होनी थी। हनुमानगढ़ टाउन में एक हाउसिंग बोर्ड की चर्चा चली थी 20 साल पहले, उसका कोई हल नहीं हुआ। पेयजल की समस्या की हाल स्थिति ये है कि राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल और क्या भाखड़ा दोनों का मध्य होने के बावजूद आज हमारे हनुमानगढ़ इलाके के नागरिक शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ये एक मूलभूत समस्या है, इसका हल होना चाहिए लेकिन नहीं किया जाता। आवागमन के साधन रेलवे की तरफ मैंने नहीं देखा कभी भी हमारे किसी स्थानीय एमएलए ने या मंत्री ने कभी रेलवे के बारे में लेकर के कुछ मांग उठाई हो। अब कॉलेज खोल दिए, उसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा, लेकिन आप जंक्शन के गर्ल्स कॉलेज में कितना स्टाफ है और टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में कितना स्टाफ है? 4000 छात्र इसमें अध्ययनरत हैं, लेकिन 40% भी स्टाफ नहीं है, शिक्षक नहीं है, अध्यापक नहीं है। जब अध्यापक नहीं होंगे तो फिर वो बच्चा अगर वहां से पढ़ के पास भी होता है तो मेरे ख्याल में वो आगे जाके भविष्य में कंपटीशन का जो बनना है उसका कुछ हल। तो ये जो समस्या है इनकी तरफ पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी इन्होंने जो बताया कि अब विधायक साहब ने तो काम बाकी नहीं है, अब काम बाकी नहीं है तो फिर आप भी विधायक छोड़ के घर आ जाओ। आपको तो काम करने के लिए भेजा है। हनुमानगढ़ के 3 लाख के मतदाताओं ने किसी जनप्रतिनिधि को काम करने के लिए भेजा है और वो कहते मैंने सारे काम करा दिए तो आप घर आ जाओ, विश्राम करो। फिर ये नहीं होता। कभी मुझे लगा नहीं कि हनुमानगढ़ के इलाके की कोई समस्या विधानसभा में गूंजी हो। अब किसानों वाला मसला इन्होंने बताया, अब जमीन को लेकर सड़क
और पैसे खा गए वो कर्मचारी, तो वो किसान खा गए। हाँ जी, घर से भेज यही नहीं, रतनपुरा बड़े पड़ोस में जाम्बर, कितने कितने बड़े घपले हो गए। मतलब ये बड़े घपले हो गए, कभी किसी जनप्रतिनिधि ने गंभीरता से बैठ के बात नहीं की अधिकारियों से, कलेक्टर से, इनको निकालो भाई, इनको पैसे दिलवाओ इनके। तो ये सारी समस्याएं हैं। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का कहना है कि राजस्थान की सत्ता में पिछले 4.5 साल से एक ही स्टोरी चल रही है और वह है किस्सा कुर्सी का। एक कब्जाने में लगा हुआ है और दूसरा कब्जाए बैठा है। दोनों के बीच होड़ है, गवर्नेंस की होड़ नहीं है। आम आदमी, गरीब आदमी का क्या होगा, उन्हें इसकी चिंता नहीं। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों की चिंता नहीं। ये बात उन्होंने शनिवार को हनुमानगढ़ दौरे के दौरान भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नेता हमारी युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार के पास एक तरकीब अच्छी है कि पहले दाम बढ़ा दो, फिर फ्री कर दो। बिजली के दाम राजस्थान में सबसे अधिक हैं। पहले 4.5 साल में रेट बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार ने किया और अब कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे तो पड़ोसी राज्यों के रेट भी देख लें। अगर सरकार रेट ही नहीं बढ़ाती तो तब भी उपभोक्ताओं का भला हो जाता, लेकिन चुनावी वर्ष होने के कारण इस तरह के काम किए जा रहे हैं ताकि जनता को झांसे में फंसाया जा सके। देश के प्रधानमंत्री की ओर से 9 सालों में किए गए काम से देश की जनता भली भांति वाकिफ है और उसका लाभ भी ले रही है। वह इन बातों से प्रभावित होने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर 1 घंटे में दुष्कर्म की 17 घटनाएं हो रही हैं। अनुसूचित जाति व किशोरियों के खिलाफ सर्वाधिक अपराध राजस्थान में हो रहे हैं, जो अपराधी को पकड़वाने में सहयोग कर रहे हैं। आज उनकी जान को खतरा है। कानून व्यवस्था की यह स्थिति आज राजस्थान में है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 माह का 30 मई से 30 जून तक का एक महासंपर्क अभियान पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्षों में जो विकास के काम, जो योजनाएं और जो आम आदमी के लिए उन्होंने काम किए हैं, उनकी जानकारी लेकर जनता के बीच में हमारे पार्टी के सभी नेता, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज यहां हनुमानगढ़ में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि 9 वर्ष पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत दिया और उनको इस देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। अगर ध्यान हो आपको, 10 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं, 10 वर्ष पहले केंद्र में एक मिली जुली और खिचड़ी सरकार थी और उस 10 वर्ष के कार्यकाल में, जिसे यूपीए कहा जाता है, 10 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें तो एक चीज इस देश के जनमानस के मन में बैठ चुकी थी कि राजनीति और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ। क्योंकि यूपीए मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उन 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया कि जिसमें कोई घोटाले की खबर ना आई। देश के युवाओं में निराशा का भाव था, देश का किसान भी निराश था। युवा पीढ़ी माइग्रेट करने के, जो हमारी टैलेंट था इंडिया में, वो पढ़ता यहां से था, नौकरी करने का सपना देखता था कि विदेश में चला जाऊं, वहां में नौकरी कर। हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, जो इंडस्ट्री, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे रास्ते पर नहीं थी।
पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जिसका जिक्र माननीय सांसद जी ने अभी किया, आज एक ही बताया कि 25,000 करोड़ रुपए का है एक योजना का, जिसका जिक्र उन्होंने अभी हाईवे का किया। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज आपको और परिवर्तन देखने को मिलेगा इन 9 वर्षों में, कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी रखते हैं, लेकिन उसका उद्घाटन भी खुद ही करते हैं। यह परिवर्तन है कार्यप्रणाली। और यूपीए की सरकार और पूर्ववर्ती जो सरकार थी, अगर उनका आप देखेंगे तो वहां प्रोजेक्ट केवल लटकाए जाते थे, अटकाए जाते थे, भटकाए जाते थे। और जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, जब उसका इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन होता था तो 1,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत पहुंच जाती थी। आज आपने सही आंकड़े तो नहीं है मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं तो पार्लियामेंट में मुझे भी रहने का मौका मिला। उस समय तत्कालीन हमारी लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। उन्होंने देश में एक नई चर्चा हुई कि देश में नई लोकसभा भवन बनना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा का भवन। यह चर्चा यूपीए के समय आई और आकलन उस समय में, सही आकलन है मैं नहीं कहता, लेकिन आकलन मोटा मोटी आया था कि शायद 3,000 करोड़ रुपए के लगभग उसका खर्चा आएगा। लेकिन खर्चे की बात सोचो, योजना उस पर उसका एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, वो बात रह गई, वो ऐसे के ऐसे अटका रह गई। लेकिन उसी काम को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसकी जरूरत समझी तो लगभग 900 करोड़ रुपए में वो 2 वर्ष के अंदर इस देश को नई पार्लियामेंट भवन देने का उन्होंने काम किया। ये हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने काम किया। किसानों की बहुत बात करते हैं लोग। किसानों की अगर मैं बात करूं, अभी मुझे तो बताते हैं कि जब ये कांग्रेस की सरकार बनी थी तो राहुल गांधी यहीं आए थे, श्रीगंगानगर में, शायद हनुमानगढ़ गए थे, हनुमानगढ़, और यहीं से नारा दिया था कि कर्जे माफी का, शायद यहीं से दिया था 10 दिन और ये 10 आपके देश आई यहीं था इसी जगह से और तो जब नारा यहां से दिया उन्होंने, तो पहले कांग्रेस की नीति में बीजेपी की नीति में फर्क क्या है नरेंद्र मोदी जी के, इस पे 1 मिनट के लिए मैं चर्चा करके बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कांग्रेस की नीति है कि पहले कर्जा दो, पहले उसे कर्जदार बनाओ और फिर उसमें से कुछ छोड़ दो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक काम किया कि उन्होंने कहा कर्ज लेने की नौबत ही क्यों आए। उसके लिए उन्होंने नीति बनाई किसान सम्मान निधि। उसके लिए किसानों के लिए अनेकों काम ऐसे हुए हैं। और दूसरी तरफ अब यहां की राजस्थान की सरकार का देख लीजिए आप, शायद 19,000 लोगों की कुर्की हुई है पूरे राजस्थान में। 19,000। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम कर्जा माफ कर दिए, जब कर्जा माफ हो गया तो उनकी कुर्की कैसे हो रही है? जिन किसानों पे कर्जा उनकी तो कुर्की हुई है ना। ये इनका दोहरा चरित्र है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान का तो आजकल आप ध्यान देख ही रहे हैं। राजस्थान में तो हो गए 4 साल से, 4 साल तो 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल तक तो एक ही स्टोरी है बस। क्या है स्टोरी? किस्सा कुर्सी का। एक कब्जाने में लगा हुआ और एक कब्जाए बैठा है। दोनों के बीच होड़ है, गवर्नेंस की होड़ नहीं है। आम आदमी, गरीब आदमी का क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। इस प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं है। आज तो मैं सुबह पढ़ रहा था, मैं तो सुबह ही आज अखबार में पढ़ा, एक सिपाही है उससे ही साथ 1 करोड़ 19 लाख रुपए पकड़े गए। आज एक स्टोरी थी न्यूज़पेपर में आपके यहीं, ड्रग का इतना बड़ा नेक्सस आपके इस जिले में आसपास में बन गया है
कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको नशेड़ी बना रहे हैं का काम ये कर रहे हैं। श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद ने बताया कि हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सांसद ने जिले में करवाए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार की ओर से जिले में 286 करोड़ रुपए की लागत से भटिंडा, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण का कार्य करवाया गया है। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन बनाने के लिए 32.50 करोड़ रुपए की लागत से कार्य जारी है। पीलीबंगा रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए और एफओबी बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा सांसद ने अन्य कार्यों की भी जानकारी दी। इन्होंने सबसे पहले आज ग्रीन कॉरिडोर जो भारतमाला है, जो 25,000 करोड़ रुपए की है, जिसकी देन केंद्र सरकार की है, भावनगर से लेके और अमृतसर तक वो हम लोग दिखा के लेके आए हैं। अभी इसके बाद में हमने मेडिकल कॉलेज देखा है, जो हमारी केंद्र सरकार ने 325 करोड़ रुपए की शायद एक राशि दी। आज मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया और जुलाई में उसकी फर्स्ट क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएगी। इसी 30 तारीख को वो अपनी उसका कंप्लीट हो जाएगा और 1 तारीख से उसकी नई क्लासेस स्टार्ट होगी। हमने पिछले 9 साल के दौरान इस जिले के अंदर 286 करोड़ रुपए की लागत से भटिंडा, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़ का विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 286 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका ट्रायल भी हो चुका है। श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने हनुमानगढ़ जिले में वॉशिंग लाइन बनाने के लिए 32 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो काम चालू है। पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पे 5 करोड़ रुपए की रेलवे स्टेशन बनाने के लिए और 2 करोड़ रुपए एफओबी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। 21 करोड़ रुपए की लागत से हमारे लोकसभा क्षेत्र में श्री गंगानगर में लॉन्ड्री स्थापित की गई है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी रेलवे की लॉन्ड्री होगी। भारतमाला सड़क परियोजना की 900 करोड़ रुपए की लागत से श्री गंगानगर में जो भारतमाला बॉर्डर पे बन रही है, वो 1060 किलोमीटर लंबी वो सड़क बन रही है। 700 करोड़ रुपए की लागत से श्री गंगानगर से राजनगर तक 75 किलोमीटर की एक अलग से सड़क केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। 321 करोड़ रुपए की लागत से हनुमानगढ़ से कैंचिया वाया गोलूवाला पक्का सराहना राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है, जिनका आदरणीय नितिन जी ने अभी शिलान्यास किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 सूरतगढ़ श्री गंगानगर पर इंदिरा सर्किल के लिए कवर करते हुए 25 करोड़ रुपए का एक पुल निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने दिया है और अभी 68 करोड़ रुपए की राशि सेतु भारत में सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ रोड पे एक नया पुल बनाने के लिए अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकृति जारी की और उसका शिलान्यास भी किया है। भारत सरकार के प्रत्येक किसान को फसल के लिए समुचित पानी मिले, इसके लिए गंगा नहर के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र सरकार ने 387 करोड़ रुपए सेकंड चरण में और 147 करोड़ रुपए की राशि 387 करोड़ रुपए फर्स्ट चरण में और सेकंड में 147 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर के लिए सीसी लाइनिंग के लिए 3,700 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने जारी की, जिसका काम राजस्थान कैनाल को बनाने के लिए पूरा हो रहा है और सूरतगढ़ टिब्बा क्षेत्र, रावसर और सेमगढ़ इलाकों के लिए समस्या का स्थायी निस्तारण संभव हो सकेगा। भाखड़ा नहर प्रणाली के लिए केंद्र सरकार ने फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर 370 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें श्री हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के कुछ हिस्सों में किसानों को पूरा इसका लाभ मिलेगा। हमने खेलो इंडिया के तहत करीब 7 करोड़ रुपए का एक सिंथेटिक ट्रैक श्री गंगानगर में बनवाया है। करीब 4.5 करोड़ रुपए का एक इंडोर स्टेडियम हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार ने पैसे जारी किए हैं, जिसका काम अभी चालू हो रहा है, जिसका काम चालू हुआ है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में दोनों जिलों में पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई और पासपोर्ट बनाने वाले हजारों लोगों को सीकर या जयपुर जाने की वजह से जो परेशानी होती थी, उसी को यहीं पे बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति जारी की है। पिछले 9 साल के अंदर हमारे यहाँ पे सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए और हमने किसान सफल हेल्थ कार्ड के लिए हर तहसील मुख्यालय पर हमने लैब स्टार्ट की थी, लेकिन राजस्थान में
पिछले 4 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी के राज आने के बाद में एक भी किसान के लिए सोयल हेल्थ कार्ड की लेब सही नहीं है, सारी की सारी लेब खराब होकर पड़ी है। उसको सही कराने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान में नहीं किया है और 9 साल के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला दोनों प्रगति के पथ पे हैं, चाहे वो सीमावर्ती जिला हो चाहे हनुमानगढ़ जिला हो। विकास के नाम पे हम सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हैं। अभी संगरिया में हम लोग, मैं देख रहा था, संगरिया में हम लोग एक नया रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। उसके लिए केंद्र सरकार ने करीबन 7 करोड़ रुपए की राशि, एक FOB फुट ओवर ब्रिज और एक रेलवे स्टेशन के लिए केंद्र सरकार ने संगरिया में भी अभी दी है और मैंने स्वीकृति इसके लिए माननीय विधायक जी को मैंने सैंक्शन कॉपी भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास तीर्थ के तहत भाजपा के राज्यसभा सांसद सुनील सिंह नागर और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी शनिवार को हनुमानगढ़ आए। उन्होंने यहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का अवलोकन किया। इसके बाद जिला मुख्यालय पर 325 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज का भी अवलोकन कर कार्य की प्रगति जानी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, संगरिया विधायक गुरदीप शाहपिनी, पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंवर, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी साथ रहे। आज हनुमानगढ़ जिले का मेडिकल कॉलेज हम देखने के लिए आए हैं। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ में है। केंद्र ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने 325 करोड़ रुपए का ये मेडिकल कॉलेज हमें दिया है। मैं मेरी तरफ से, मेरे ज़िले की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी राशि एक मेडिकल कॉलेज हमारे ज़िले के लिए बनाया है। इसमें एक नर्सिंग सेंटर भी होगा जो आने वाले समय में, उसके लिए भी केंद्र सरकार पैसे दिया है। ईंट भट्टे पर उत्तर प्रदेश निवासी युवक के संदिग्ध हालातों में आग से जलने की घटना के संबंध में शुक्रवार देर रात्रि को गुलवाला पुलिस थाना में 3 जनों के खिलाफ हत्या प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा बीकानेर के PBM अस्पताल में भर्ती युवक के पर्चा बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। गुलवाला थाना प्रभारी भजनलाल लावा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शुक्रवार देर शाम को बीकानेर पहुंच PBM अस्पताल में भर्ती युवक के बयान लिए। पुलिस के अनुसार वीरू पुत्र प्रेमचंद निवासी उत्तर प्रदेश ने पर्चा बयान में बताया कि नीरज प्रदीप और अजयपाल उर्फ अमर सिंह निवासी हामापुर कांजगढ़ ने 8 जून को रात्रि को महादेव ईंट उद्योग पर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से आग लगा दी। मामले की जांच गोलवाला थाना प्रभारी भजनलाल लावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि गोलवाला क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर कैंचिया रोड पर स्थित महादेव ईंट उद्योग पर गुरुवार रात्रि को करीब 10 बजे एक युवक के संदिग्ध हालातों में आग लगने से जलने की सूचना पुलिस को मिली। युवक को नाजुक हालत में पहले गोलवाला CSC यहां से हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर के PBM अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर शुक्रवार को CO अरविंद बैरेड और गोलवाला थाना प्रभारी भजनलाल लावा ने घटनास्थल का जायजा लिया। FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। हालांकि यह अभी भी पहेली बनी हुई है कि युवक ने खुद आत्मदाह करने का प्रयास किया या किसी और ने उसे जिंदा जलाया। वहीं वीरू की ओर से 3 जनों पर आग लगाने का आरोप लगाया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अनुसंधान के बाद ही आग लगने के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस मामले का एक पहलू यह भी है कि आरोपी पक्ष का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ वीरू जबरन शादी करने की इच्छा रखता था। इसके लिए वीरू के जीजा ने भी नाबालिग के पिता को फोन पर धमकाया था। वीरू इसी उद्देश्य से गुरुवार रात्रि ईंट भट्टा पर आया था और उसने दबाव बनाने के लिए पहले खुद के साफे को आग लगाई। इसी दौरान आग उसके पहने हुए कपड़ों को लग गई, इससे वह जल गया। इसी दौरान उसने एक अन्य युवक को भी अपने साथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आसपास मौजूद श्रमिकों ने इस पर मिट्टी आदि डालकर आग पर काबू पाया और पुलिस की सहायता से स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। शनिवार को दोपहर बाद अचानक मौसम ने पलटा खाया और तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में कमी दर्ज की गई और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। शाम 4 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। तेज हवा के झोंकों के बीच बारिश का दौर जारी रहा। दूसरी तरफ तेज हवाएं चलने से शहरी व ग्रामीण इलाके की बिजली गुल हो गई। लाइनों में फॉल्ट के चलते कई जगह देर शाम तक विद्युत सप्लाई बहाल नहीं हो सकी थी। तेज अंधड़ से सूरतगढ़ रोड पर कई पेड़ गिर गए, कई दुकानों के शेड उड़े तो कहीं होर्डिंग टूट गए। बारिश के साथ तेज हवाओं के दौर जारी रहने से कई जगह खंभे भी गिरे। इससे पहले शनिवार को सुबह से ही इलाके में भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लू के थपेड़ों के बीच लोग पसीने से तरबतर हो गए। दोपहर के समय सड़कें सुनसान हो गई। बाजार में भी चहल पहल कम रही, लेकिन शाम को मौसम का मिजाज बदला तो लोग घरों से बाहर निकले। शाम को बाजार में अधिक चहल पहल नजर आई। मौसम विभाग ने भी हनुमानगढ़ जिले में 13 जून तक दिन में सतही धूल भरी हवाएं, दोपहर बाद हल्के बादल, अचानक तेज हवा के साथ कहीं कहीं बिखरे तौर पर बहुत हल्की या हल्की से अधिक बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिन में तेज धूप और दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां क्षेत्र में या बिना बारिश के मेघ गर्जन की स्थिति हो सकती है। तूफान आज वाला बड़ा गंभीर था, जिसमें छपरे छुपरे मकान सारे हिल गए थे और एकदम ही ये अचानक ही आ गया और ये 3 साढ़े 3 बजे से लगभग चालू हुआ और 2 घंटे तक घूमता रहा ये भी, जिसे पेड़ दरख्त सारे दुकानों के शेड और नुकसान हो गए, सारे उड़ गए। इलेक्ट्रिकल हाउस का ओनर हूँ और 4:30 बजे के आसपास यहाँ पर बहुत तेज तूफान आया और जिसके कारण हमारा ये शेड भी टूट गया और इतना तेज तूफान था कि आदमी तक उड़ जाता और ये पेड़ गिर गए यहाँ पर। अखिल भारतीय खेत किसान मजदूर यूनियन की जिला कमेटी की बैठक शनिवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में हुई। इसमें गरीब खेत मजदूर को मकान बनाने के लिए जमीन देने की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर 6 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। यूनियन के मनीराम मेघवाल ने कहा कि मनरेगा में केंद्र सरकार ने बजट की कटौती कर दी। इसके पीछे का मकसद मनरेगा को धीरे धीरे कमजोर करना है। आज मजदूरों को मनरेगा में पूरा काम नहीं मिल रहा। इसके अलावा इस इलाके में भूमिहीन बड़ी संख्या में है। पिछले 25-30 सालों में किसी भी गरीब खेत मजदूर को जमीन नहीं मिली। इस सवाल को लेकर टीबी तहसील में 4 माह से लंबा आंदोलन चल रहा है। आज आवश्यकता है गांव में रहने वाले हर उस गरीब आदमी को जमीन मिले, सरकार उन्हें सरकारी जमीनों का आवंटन करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक सबका अपना पक्का मकान होगा, सभी के मकान के लिए जमीन मिलेगी। लेकिन आज हनुमानगढ़ में 40,000 से अधिक लोग पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन उन्हें आज तक मकान नहीं मिले। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की जिला कमेटी की बैठक हनुमानगढ़ में होने जा रही है। मुख्य तौर से जो सवाल है कि नरेगा की जो योजना चल रही है उसमें केंद्र की सरकार ने बजट घटा दिया और 1,20,000 से
89,000 करोड़ रुपए पे लेके आई है। इसका मतलब नरेगा को धीरे धीरे कमज़ोर करना है और जहां नरेगा में मज़दूरों को काम देने की ज़रूरत थी, 6 नंबर फॉर्म भर के नरेगा में काम मांगने वाले को काम मिले, वो नरेगा में पूरा काम नहीं मिल रहा। उसके साथ इस इलाके के अंदर भूमिहीनों की बड़ी संख्या है। पिछले 25-30 सालों में किसी भी गरीब मजदूर को, खेतिहर मजदूर को ज़मीन नहीं मिली। इस सवाल को लेके टीबी तहसील में 13 फरवरी से लेके 4 महीने से एक लंबा आंदोलन चल रहा है और पूरे ज़िले में इस बात की आवश्यकता है कि गांव में रहने वाले उस गरीब आदमी को ज़मीन मिले, सरकार उन सरकारी ज़मीनों का आवंटन करे। उसके साथ साथ मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबका अपना पक्का मकान होगा, सबको मकान के लिए ज़मीन मिलेगी और मकान मिलेगा। आज हनुमानगढ़ ज़िले में 40,000 से ज़्यादा लोग लाइन में खड़े हैं जिनके मकान 2011 के सर्वे के मुकान PMAY के तहत मिलने चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिले। उन पर अनावश्यक शर्तें डाल के उस योजना को नष्ट किया जा रहा है। इन सारे सवालों को लेके हमारी गाँवों के अंदर खेत मजदूर यूनियन की यूनिट बनाने का काम गांव-गांव में चला है। सारी टीमों का गठन किया गया है। पूरा इलाका बांट करके हम चलाएंगे और 2 दिन का पैदल जागृति अभियान के तौर पर खेत मजदूर के कार्यकर्ता चलेंगे गाँव से, जो हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर पर 6 जुलाई को पहुंच के एक बड़ा विशाल प्रदर्शन करेंगे और उन मांगों के बारे में संघर्ष को तेज करेंगे। बैठक में माकपा जिला सचिव रघुवीर वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है। न तो किसान की आय दोगुनी हुई और न ही उनकी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है। हनुमानगढ़ में सरसों की MSP पर खरीद कुछ दिन में बंद पड़ी है। किसान सड़कों पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ कागजों में रह गया। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे महिला पहलवानों को खदेड़ा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें सड़क पर घसीटा गया। ये सब घटनाएं बताती हैं कि देश इन 9 सालों में कहां से कहां पहुंच गया। मणिपुर के लोग आपस में लड़कर खत्म हो रहे हैं। पूरे मणिपुर में धारा 144 लगी हुई है। वर्मा ने कहा कि इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश का आम नागरिक खुशहाल हो सके। भाग्य ये है कि जो आज सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं बेरोजगारी है तो वो इस देश के अंदर है। और मोदी जी ने कहा था कि हर साल 1 करोड़ लोगों को मैं रोज़गार दूंगा। कहाँ है उनका रोज़गार? और रेलवे के अंदर जिस तरह से घटनाएं हुई, रेल के जो तैयारी कर रहे थे छात्र, आज उस घटना को 7 महीने हो गए हैं, वो जेलों में उनको डाल रखा है। ये कौन सी इनकी योजना है? ना लोगों को रोज़गार मिला है। इन्होंने कहा था MSP है, MSP रहेगी, किसान की आय दुगनी कर देंगे। और परसों ही कुरुक्षेत्र में और हनुमानगढ़ में ना सरसों बिक रही है MSP पर, ना कोई उनका दूसरी जो फसलें हैं जो है उनकी MSP पर खरीद हो रही है। किसान के लिए कुछ नहीं है। 10 दिनों में कर्जा माफ़ करने की बात राहुल गांधी ने कही और पूरे देश के अंदर कर्जा किसान को सशक्त और कर्जा माफ़ी की बात करने वाले केंद्र सरकार की मोदी सरकार मुकर रही है। कोई भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, बेटियों को संबल देने के लिए योजनाओं की घोषणा की और बेटियों को जंतर मंतर से किस तरह से उन्हें निकाला गया, किस तरह से उनको घसीट कर मारपीट की गई। ये साबित करता है कि 9 साल जो गुजरे हैं वो हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक गए हैं। ना कोई पत्रकार स्वतंत्र बात कर सकता है। BBC के पत्रकार ने स्वतंत्र बात की, उसके छापा पड़ गया ED का। रवीश कुमार NDTV ने बात की तो उसको पूरा चैनल को ही खरीद लिया गया। ये जो चीज़ें ये बताती है कि देश की स्थिति 9 सालों में कहाँ तक पहुँची है। अब अगर अपने बात करें सशक्त और विश्व गुरु बनाने की, दुश्मनों को आंख दिखाने की, जो मोदी जी TV चैनलों में अपने भाषणों में कहते थे, आज मणिपुर के क्या हालात हैं कोई बता नहीं रहा है। मणिपुर में क्या हो गया? 150 से ज़्यादा हिंदुस्तान के नागरिक आपस में लड़ कर ख़त्म हो रहे हैं।
शांति शिक्षा बिहार की ओर से जंक्शन के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को शुरू हुए प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शनिवार को मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए धम्म प्रशिक्षक भदंत धम्मसारथी ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में आयोजित करने का मुख्य मकसद इस देश में संविधान के आधार पर मानवतावाद को स्थापित करना, समाज के अलग अलग धर्मों में काम कर रहे अलग अलग जातियों में बटे हुए लोगों को एकजुट कर भारत समाज का नवनिर्माण करना है। और यहाँ पर 9, 10, 11 ये 3 दिन का कार्यक्रम लगाया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है कि इस देश में संविधान के आधार पर मानवतावाद को स्थापित करना, समाज के अलग अलग धर्म में जो काम कर रहे अलग अलग जातियों में जो बटे हुए लोग हैं उनको इकट्ठा करके भारत समाज का नवनिर्माण करना, ये मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में जो हमारे महामानव की विचारधारा बताई जाती है, जैसे महामानव तथागत बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, इन सभी महामानवों की विचारधारा, संत कबीर है, संत रविदास है, इनकी विचारधारा को बताया जाता है। इन विचारधारा पर लोगों को जागरूक करके इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव और न्याय की व्यवस्था मजबूत हो और सब लोगों को समान अधिकार मिले, समतामूलक समाज निर्माण हो और सभी में, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों में भाईचारा निर्माण हो। इस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रीय धम्म प्रशिक्षण शिविर है। इस शिविर में देश भर से धम्म उपासक और उपासिकाएं आ रहे हैं। इसके जो मुख्य प्रशिक्षक हैं आदरणीय भदंत धम्मसारथी दीक्षा भूमि नागपुर हैं। उनके साथ भिक्खु धम्मस्वरूप वीरियो नई दिल्ली है। ये लगातार 3 दिवसीय शिविर है। इसके अंदर विद्वान भिक्खु संघ जो उपासक और उपासिकाएं आए हुए हैं उनको अलग अलग विषय पर विस्तार से धम्म के बारे में बताएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।